चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं सेट नंबर 1 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो मेकांग डेल्टा, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, जो तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि आंसर होगा सी। देखिए, अगर आप लोग भी सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग भी हम से पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में कितने नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग, हम तो आपको आंसर बताएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे भी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बैरोमीटर वायुदाब मापी का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। जो बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक जो गिरावट आता है, जिससे आंधी तूफान आने को दर्शाया जाता है। और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है, और जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है, और अचानक गिर जाए तब तूफान आने की संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो हरित क्रांति का प्रमुख घटक इसमें आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1, 2, 3 और 4। तो देख लीजिए, पहला क्या है, बीजों की अधिक उपज वाली किस्म, सतह वाली भूमिगत जल द्वारा सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, और दूसरा चौथा है शाख भंडार विपणन और विपणन। चलिए इसका डिटेल से देख लेते हैं कि हरित क्रांति का तात्पर्य है कि कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से आना जो कि अधिक उपज देने वाली यानी हाई एडिंग वैरायटी यानी बीजों की रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी में प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, और शाक भंडारण, विपणन एवं वितरण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल है आपको मध्य प्रदेश में, जहां पर 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन है। दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपको 66,688 वर्ग किलोमीटर पे है। तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, जिसमें आपको 55,611 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे स्थान पर आता है एक ओडिशा, जिसमें 51,619 वर्ग किलोमीटर पे है। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी किसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, यानी सबसे लास्ट में किसका सबसे कम होगा, और स्टार्ट में आपको सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, देखिए आपको गोदावरी नदी आएगी, गोदावरी का है 1465 किलोमीटर। गोदावरी कितना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1465 किलोमीटर। दूसरा आता है आपको कृष्णा नदी, कृष्णा नदी है 1402 किलोमीटर। और तीसरा आता है आपको नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और उसके बाद आती है कावेरी नदी जो 800 किलोमीटर है। तो आप इस तरह से सजा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें गलत दिया गया है उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी चुनना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दीफू दर्रा मिजोरम, ये गलत है। दीफू दर्रा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। और सभी सही है। मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेपला सिक्किम में है, और तुजू मणिपुर में है।
तो दीफू कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। तो इनमें से कौन सा नस्ल गाय का नहीं है, तो आपका सुरती हो जाएगा। देखिए सुरती आपको भैंस का नस्ल है, किसका है, भैंस का है। और मालवी, बाचौर और कांकरेज, यह तीनों आपको गाय की नस्ल है। चलिए देखते हैं, इसकी डिटेल से जानते हैं। सुरती भैंस की नस्ल है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी गाय की नस्ल हैं। और भैंस का कुछ नस्ल है, जैसे मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी और सुरती, ये सभी भैंस की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। तो कितना मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, 600 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में, कब, 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लस्टर यानी कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। और आगे चलकर यह 1854 ईस्वी में, कब, 1854 ईस्वी में KGN डावर द्वारा मुंबई शिपनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, और जिसे 1856 ईस्वी में उत्पादन को आरंभ किया गया। पहले 1818 में कलकत्ता में किया गया, जो सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद 1854 में मुंबई में किया गया, और इसके द्वारा 1856 में वहाँ से उत्पादित शुरू किया गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। यानी ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का देखिएगा 90% आपको है जनसंख्या जो आपको गांव में है। उसके बाद आता है बिहार का, बिहार में कितना है, तो 88.7%। और उसके तीसरे स्थान पर आता है असम का 85.9%। असम का है 85.9%। और आता है ओडिशा का 83.3%। तो आपको हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक में। गर्म और शुष्क हवा सामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या है, 1, 2 और 3। 1 में है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सही है। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान भी कर सकता है, सही है। तो आपको ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिनों या माह तक रोक सकती है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक। देखिए संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार 3 माह के लिए एवं दूसरी बार 1 माह के लिए रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया 1 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति राज्यपाल को नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
जो किस अनुच्छेद में आपको वर्णित है, आर्टिकल हो जाएगा 38 यानी कि 38। तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। और अनुच्छेद 37 में है कि निदेशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित हैं, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 39 के घ में क्या है कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने का अधिकार। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? यानी सांसद के लिए योग्यता कितनी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, इसके निर्णय कौन लेता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। कौन लेता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर है कि संसद सदस्यों की निहरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और यह ऐसा आर्टिकल 102 के 2 के तहत, आर्टिकल 102 के 2 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए 17 में क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इनके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में निहित की गई है। तो आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति या मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त तो हो जाती है। और इसके द्वारा संसद में बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम पारित किया गया था 1919 में, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया था, तो उसके बारे में क्या सही नहीं है यानी कि गलत है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। ये गलत है। तो इनमें क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कथन ए, बी, सी तीनों सत्य हैं। तीनों सत्य कहने का मतलब है, ए में दिया गया है, इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया, इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, और इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की प्रावधान किया गया था। और इसमें है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत जो इसमें दिया गया है ये गलत है। यह किया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था, और इस अधिनियम यानी कि 1892 के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने या कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत यानी कि उसको मतलब मान्यता मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु कितने विधेयक या प्रणालियों को अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। कितने अपनाया जाता है? 3। संविधान संशोधन हेतु 3 विधेयक को अपनाया जाता है। पहला, संसद में सामान्य बहुमत से आधार पर यानी कतिपय अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर आर्टिकल 368 के अनुसार आता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिका यानी कि आर्टिकल 368 के तहत। तो 3 प्रकार का संशोधन होता है, सामान्य, विशेष और एक विशेष के साथ साथ कुल राज्यों का द्वारा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला है
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का आंसर क्या हो गया? बीबी गिरी, उसके बाद नीलम संजीवनी रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और उसके बाद आर वेंकट रमन। तो बीबी गिरी का कब से कब तक है? तो 1969 से लेकर 1974। तो हम केवल 69 से 74 लिखते हैं, 69 से 74, आप लोग 1900 समझ जाइएगा। दूसरा है नीलम संजीवनी रेड्डी 1977, 77 से कितना है? 82। तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह जो 8287, यानी कि 1982 से 1987। और चौथा है आर वेंकट रमन, इसका कार्यकाल है 1987 से आपको हो जाएगा 1992। तो इस प्रकार कार्यकाल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है। न्यूनतम के लिए नहीं किया गया, अधिकतम के लिए किया गया है, लेकिन न्यूनतम के लिए नहीं किया गया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा, यानी कि जो रिटायर होता है उसका आयु सीमा 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है, जो भी कार्यकाल पूरा हो जाए आपका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार योग्य व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से अधिक आयु का न हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश या 10 वर्षों तक वकालत किया हो, यानी 5 वर्षों तक किसी का उच्च न्यायालय में यानी कि मुख्य न्यायाधीश या 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में यानी पारंगत विधिवेता हो, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में आप अच्छे वकील हो, ये सभी आप में योग्यता रहनी चाहिए। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन। यह विटामिन B2 का है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में जो विटामिन B2 आता है उसका नाम है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2। तो कैरोटीन क्या है? यह एक प्रोटीन है। क्या है ये? यह एक प्रोटीन है। इंसुलिन यह हार्मोन है, सबको पता होगा। और एड्रीनेलिन यह एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। चलिए, तो आंसर निकल गया आपका राइबोफ्लोविन। अगला है, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या चीज का अभाव रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी का। क्या चीज का होता है? आयरन और विटामिन सी का इसमें कमी होता है। दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के यानी रक्त का स्कंदन यानी थक्का बनने में सहायक करता है। यह प्रोथाम्बीन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। किसका संश्लेषण? देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि सर गलत आंसर है, विटामिन ए मारिएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर विटामिन डी, विटामिन के, सॉरी विटामिन के होगा। स्तनपाइयों में स्वेदी ग्रंथियां मूलतः संबंधित होता है। तो स्वेदी ग्रंथियां कहाँ पर होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। क्या चीज से? ताप नियमन से। स्वेदी ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाया जाता है। यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती हैं। यह ग्रंथि तापमान को नियंत्रित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल करके आ गया। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो मूत्र का असामान्य घटक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। सामान्यतः मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन इत्यादि इसमें होता है। यूरिया 0.3%, यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले स्टेथोस्कोप यानी स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर यानी कि दिल, जिसे लीवर यकृत कहते हैं, ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं? तो ऑक्सीजनित रुधिर जो ले जाता है, 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी। क्या हो जाएगा? यकृत धमनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 30 नंबर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती हैं। यह स्टीरॉयड मादा हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के FSH और LH हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइट्रोफा। किसके कारण? जाइट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। जाइट्रोफा के बीज से जाइट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल यानी जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? जाइट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको ऑस्ट्रीलाइगोट्रिटिसी के कारण। ऑस्ट्रीलाइगोट्रिटिसी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रीलाइगोट्रिटिसी एक पादप रोग है जो गेहूं में धब्बे का कारण होता है। कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय। दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो परमाणु वाली गैस है नियॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। उत्कृष्ट गैसों में एक परमाणु वाली गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु वाली गैस होती है। अगला है, ऑक्सीजन में प्लस ऑक्सीजन की संख्या होती है केवल किस में? तो केवल OF2 में। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं कर सकता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं कर सकता है, तो यह नहीं कर सकता आपको कैडमियम। कौन नहीं कर सकता है? कैडमियम नहीं कर सकता है। सभी क्षारीय धातु जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा तो करती हैं, क्योंकि इनका आयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। तो आंसर क्या निकल के आया? कैडमियम। पोटेशियम को Na लिखते हैं, लिथियम को Li और पोटेशियम को K। पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक कोलाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवों में द्रव का। किसका हो जाएगा? द्रवों में द्रव का। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है, जैसे कि दूध, पायसीकृत या तेल इत्यादि इस प्रकार आते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 38 का है ना आपका H2SO4। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा का उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्र से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। चलिए, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज एक रूपांतरित चट्टान है और क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर होगा गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी। जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण में घूमती है और तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती है और तब कागज पर यह लिखी जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत विसर्जन। क्या है इसका? त्वरित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है और त्वरित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया 46 नंबर, लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो यह किया आपको TH मेमन ने। किसने किया है? लेजर का TH मेमन ने। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका आविष्कार TH मेमन के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग क्या होता है? संचार में, सूचना तकनीकी में, दूरी और समय मापन में, होलोग्राफी में और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। धातुओं के विरुद्ध प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है जबकि धातुओं के प्रतिरोध तापमान घटने से घटता है। अगला है, भारत में सहकारी बैंकों का संगठन कितने स्तर पर किया गया है? तो सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर पर किया गया है। पहला राज्य सरकारी सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा प्राथमिक ऋण समिति। 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा आता है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा आता है प्राथमिक ऋण समिति। तो ये तीनों बैंक आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3 को। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है। M3 मुद्रा का संबंध बैंक की कुल जमा राशि से होता है। M3 मुद्रा बराबर होता है M प्लस बैंकों की आवधिक जमा राशि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? स्पीड पोस्ट सेवा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं। कब हुआ था? स्पीड पोस्ट सेवा 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ में। इसका ईस्वी में कब हुआ था? तो इसमें आप कह सकते हैं 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा 1986 ईस्वी यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इस योजना का कार्यकाल था क्या? 1985 से आपको 90। चलिए, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। RBI का स्थापना 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। और यह समिति जो गठित किया गया था 1934 में।
आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो आप ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध को कौन दर्शाता है। आय यानी जो इनकम है और जो जनसंख्या है उसका संचय यानी कि जो ग्राफ पर दर्शाया जाता है, तो किस नियम के अनुसार दर्शाया जाता है। तो 52 का होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, लॉरेंज वक्र के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगला है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधा जिन पर अस्तित्व का संकट है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामसर पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1987 में। रामसर का यह कब हुआ था, यह संधि समय हुआ था 1971 में। स्टार्ट कब किया गया था, तो 1975 से। रामसर क्यों रखा गया, तो क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पर यह पहला सम्मेलन हुआ था और उसीलिए इसको नाम रामसर संधि रखा गया है। अभी वर्तमान में भारत का कितने रामसर साइट पर है, तो 42। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस यह मनाया जाता है आपको 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। और होम्योपैथी दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। तथा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, आपको देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। वनस्पति आ गया तो आपका कोलकाता हो गया, वन आ जाएगा तब आपका देहरादून होगा। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको मिलान करना है, इसमें से तो कौन सा सही है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, तो 57 का देखिए, पहले देखते हैं सी नंबर होगा, यानी 3142। 3142। तो तारापुर महाराष्ट्र, कायगा कर्नाटक, कुरुनकुलम तमिलनाडु और नरोर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका लेखन सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, जबकि पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी महिला, एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय जब लग जाए तब हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। तो प्रारूप किसने बनाया था, 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाया था अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। इसने जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और प्रारूप बनाया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। जिले इलाही उपाधि धारण बलबन ने किया था। और बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 कब रहा था, 1266 से 1287। और उसके बाद कैकुवास एवं क्यूमर्स बना था। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, संभवनाथ थे। कौन थे, संभवनाथ। पहला ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी, पहला
ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन और पांचवा सुमितनाथ। तो 5 आप लोग याद कीजिएगा। पांचों नाम हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमितनाथ और 24वां महावीर स्वामी। ये 6 नाम आप लोग जरूर याद कीजिएगा। 5 नाम एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा। फिर से एक बार बोलते हैं। ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन और पांचवा सुमितनाथ। चलिए अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये देना पड़ा था आपको रिपन को। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1883-84 के कारण इल्बर्ट बिल जो आया था कब? 83-84 का। लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा और रिपन का कार्यकाल 80 से 84 रहा था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पहला जनगणना हुआ था मेयो काल में 72 में और राष्ट्रीय जो यानी 10 वर्षीय जो अथी चलाया गया 10 वर्ष के बाद जो रेगुलर चला रहा था वह रिपन के बाद 81 में। कब? 81 में। और पहला जो हुआ था 72 में। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यानी कि पोस्ट यानी कि कुर्सी के भूखे हैं? किसने कहा था? तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार थे। उन्होंने वंदे मातरम की रचना किए थे। वंदे मातरम की रचना किए थे जो राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत 1906 और राष्ट्रीय गान को जनगण मन को 1911 में। कब गया था? 1911 में। चलिए, पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पालखेरा का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। यह कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। इस शब्द से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि खेरा का युद्ध 1707 में, सक्कर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में। 2 युद्ध है, खेरा का युद्ध हुआ है 1707 में और सक्कर खेरा का युद्ध हुआ है 1724 में। और पाल खेरा का युद्ध 1728 में। किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था और इसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। कब कब? तो 1658 में और दूसरा 1659 में। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश कहा जाता है। जिंदा पीर या शाही दरवेश किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो ये किया गया था 41 में। किसमें? 41वें कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कहाँ पर? 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना यानी खादी वस्त्र होता है जिसको पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा। कहाँ पर? महदहा। महदहा कहाँ पर है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा, तामलुक में समांतर सरकार का गठन किया गया था। अतः विकल्प डी सही है। तो देखिए, बलिया में, सतारा में, तामलुक में किया गया था, नहीं किया गया था कहाँ पर? महदहा में। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, इसमें है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को 10 मार्च 1922 को
असंतोष फैलाने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है? तो युगल समाधान का मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाना। तो यह मिला है आपको कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा और लोथल 2 जगह से मिला है, एक और याद कर लीजिएगा लोथल। इस दोनों जगह से युगल समाधान की प्रथा मिला है, जिससे यह साबित होता है कि सती प्रथा का प्रचलन उस समय था। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान आपको करना है। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो हड़प्पा हो गया 1921 में, चनहुद्रो हो गया आपका 1931 में, रंगपुरा हो गया 1953 में और लोथल हो गया 1957 में। तो देखिए हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के, देखिए हड़प्पा या जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, तो आप लोग सिंधु घाटी में लगा सिंधु नदी जोड़ते हैं, लेकिन हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। चनहुद्रो कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा आपको सिंधु नदी के तट पर, यह भी पाकिस्तान में ही है लेकिन सिंधु नदी के तट पर है यह। और इसका खोज किया था MG मजूमदार के द्वारा, कब? 1921 में, आपको हो गया 1931 में। रंगपुरा को गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप, और R राव इसका खोज किया था। लोथल गुजरात के आपको कैम्बे करी में नजदीक भोगवा नदी के किनारे, इसका भी खोज R राव के द्वारा 1957 में किया गया था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, किस संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हम मैथ को बताते हैं। अगर आप लोग इसका भी अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर आंसर बस लगाते हैं, 10 क्वेश्चन होगा मैथ का, तो हम इसका आंसर बताते हैं। अगर आप लोग चाहिएगा कि इसका भी सॉल्यूशन, तो हम उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा जिसको चाहते हैं कि इसका मैथ का भी PDF लेना, यानी कि सोल्यूशन। तो सभी क्वेश्चन, जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा, सभी मैथ या रीजनिंग जो भी होगा उसका सोल्यूशन हम आपको भेज देंगे। चलिए एक धनराशि ए को, चलिए मैथ का एक क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। बी हो जाएगा 12 दिन। आपको बस को निकाल करके इसको, ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, और तदनुसार धनराशि कितने मजदूर मिलेंगे, यह आपको बना लीजिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, यह भी मैथ है, इसका आंसर होगा बी नंबर। 74 भी मैथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी नंबर। विश्व सांख्यिकी दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? तो 1 नंबर हो जाएगा इसका। 76 का विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपको 20 अक्टूबर को। देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2020 में इसका थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। 77 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक ऊर्जा में संक्रमण में भारत का स्थान क्या है 2020 में? ऑप्शन नंबर डी, 74वां। और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्वीडन है, प्रथम स्थान पर स्वीडन है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल को किया गया है। किसको? परेश रावल को। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? 79 का ए हो जाएगा, मोख्तर ओयन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम का जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश का गंगा प्रसाद, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश का BD मिश्रा होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का BD मिश्रा होगा।
उसके बाद केरल का आचार्य देवव्रत नहीं होकर के होगा आचार्य आरिफ मोहम्मद खान। केरल का क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान। और गुजरात का हो जाएगा आपको आचार्य देवव्रत। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर 20 विश्व शौचालय दिवस। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ। भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है और जापान की राजधानी टोक्यो की होन्स द्वीप पर यह किया गया है। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉलर थे? तो 84 का आंसर होगा आपको अर्जेंटीना। सिटमैक्स सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का मालदीव, सॉरी भारत, सिंगापुर और मालदीव हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप? तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। कोविड-19 से निपटाने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते 88 का ए हो जाएगा, भारतीय थल सेना ने। रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो 89 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी के क्षेत्र में। किसको? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को मिला है? तो आपको रोजर पेनरोस को ब्रिटेन का, रिनहार्ड गेंजेल जर्मनी का और एंड्रिया धेज अमेरिका का। तो 3 व्यक्ति को मिला है। अगला है तमिलनाडु। 91 तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आई चक्रवाती तूफान यानी निवार का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह क्या है? ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सम्मिलित है? तो जीरा फूड चावल छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तेजपुरी लीची असम का हो जाएगा। पलानी पंचामृत मिष्ठान आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। और इरोड हल्दी तमिलनाडु का हो जाएगा। तो गलत कौन सा है? सम्मिलित है तो जीराफुली चावल, ये तीनों गलत था। और जीराफुली चावल छत्तीसगढ़ का सही। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में, ऐसे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो आपका सबसे ज़्यादा मिजोरम का है। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको 93 का, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। देश की पहली सी प्लेन सेवा तो गुजरात में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रम। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? एंजेला मार्केल का। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायक कितना जीता है? 26। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? आंसर होगा सतलज नदी पर। तो चलिए, आज हम लोग ने इडोटेरिया का जो नया वॉल्यूम आया है, मैंने बुक आया है प्रैक्टिस सेट दरोगा का, जिसके सेट नंबर 1 लगाए हैं। आज से हम लोग रेगुलर इसका सेट पर डे 1 सेट करने वाले हैं। जो आपको स्टैटिक जीके का सेट आपको मिल रहा है वो तो आता ही रहेगा, लेकिन इसका भी सेट आपको दरोगा के लिए जब तक आपको एग्ज़ाम होगा तब तक आपका एक सेट डेली आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीके से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो मिलता रहता है।